इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता। आप लोग विस्कोसिटी पहले भी थोड़ा सा आइडिया है, आप लोगों को पढ़ चुके हैं विस्कोसिटी के बारे में, श्यानता के बारे में। तो विस्कोसिटी यानी कि श्यानता किसी लिक्विड या गैस का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने में होने वाले मोशन का क्या करती है, विरोध करती है। एक तरह से अगर देखा जाए तो बिल्कुल रफ लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जैसे मान लें नदी बह रही है, तो नदी में जो तल होता है, नीचे का सबसे ज़्यादा बेस होता है, उस बेस में पानी की वेलोसिटी सबसे कम होती है, और जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है उसमें पानी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे नीचे वाली लेयर की स्पीड सबसे कम होती है, और वो जैसे मान लें वाटर है, अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लें इस तरह से ये पानी है, ये पानी की ऊपर वाली सरफेस है, सपोज ये पानी की ऊपर वाली सरफेस है, इससे नीचे दूसरी सरफेस है, इस फिर ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ, मान लिया ऐसे ऐसे बह रहा है पानी, इस तरह से पानी बह रहा है, और सबसे नीचे ये है, ये बेस है रिवर का। तो ये जो हम क्या करें, इसे एक बिल्कुल लेयर्स में बांट लें, 1 2 2 3 4 5 6 ऐसा करके लेयर्स में बांट लें। बीच में एक और बना लो 7, बहुत पास बना लें लेयर्स को, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएंगी। पर मोबाइल के परपेंडिकुलर देखो, जैसे प्लेन शीट नहीं होती, प्लेन शीट, ऐसे खूब सारी प्लेन शीट्स मान ली, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे आप क्या करते जाएं, जैसे खूब सारे कागज़ एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो जब मोटे से हो जाएंगे ना, तो समझ लो पानी हो गया पूरा। कागज़ रखते जाएं एक के ऊपर एक, A4 साइज की शीट्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाएं, और एक एक कागज़ को एक एक लेयर मान लें। इसी तरह से पानी में भी हम लेयर्स मान सकते हैं खूब सारी। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो बेस पे टच होती है, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, और सबसे ऊपर वाली की सबसे ज़्यादा होती है। तो जो एडजेसेंट लेयर्स होती हैं, जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर ये है, और सबसे नीचे वाली लेयर मान ली ये है, सबसे नीचे ये है, मैंने बना दिया, इसके ऊपर एक लेयर है, ये है, मैं खूब सारी लेयर बना रहा हूँ, देखो ऐसे लेयर है। तो जो एडजेसेंट लेयर है, मतलब एडजेसेंट मीन्स पास की, बिल्कुल पास की। जैसे मान लिया ये वाली है, और इसके नीचे ये वाली है, ये है 1 और ये है 2। जैसे इन पर मैंने 1 और 2 लिख दिया, 1 और 2 लेयर है बिल्कुल पास की। तो 2 लेयर जो है नीचे वाली है, और 1 हमने ऊपर वाली मानी है। तो 2 लेयर की स्पीड तो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, और 1 की क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा। तो सेकंड नंबर की लेयर क्या करेगी, फर्स्ट वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, और फर्स्ट वाली क्या करेगी, सेकंड वाले को चलाने की कोशिश करेगी अपने साथ साथ। तो ये किस में, वेलोसिटी में कैसे डिफरेंस आ रहा है, इस हाइट पे देखो। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मैंने एरो लगा दी, नीचे से ऊपर की तरफ देखो एरो लगा रहा हूँ मैं, तो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मतलब हाइट है ये h, या इसे x मान लो, या इसे y मान लो, कुछ भी मान लो। अभी आगे हम देखेंगे इसमें एक्सप्रेशन में y मान रखा है इसे, हाइट को ना। तो इसे हमने हाइट को क्या मान लिया, y। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, और ये सबसे नीचे वाली लेयर है, इसका डिफरेंस है y। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मीन्स वेलोसिटी में डिस्टेंस के साथ होने वाला परिवर्तन। जैसे ये एक लेयर नीचे वाली है, फिर इसके ऊपर है लेयर, फिर इसके ऊपर है लेयर, इसके ऊपर लेयर, इस तरह से। तो इनमें वेलोसिटी एक की, अगर एक की v1 मान ली, तो इसकी क्या मान लो, v2 मान लो। तो आपको पता है ऊपर वाली लेयर की स्पीड क्या होगी, नीचे वाली से ज़्यादा होगी, तो v2 विल बी ग्रेटर देन v1। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा डिस्टेंस, ये वाला छोटा सा डिस्टेंस, ये जो मैंने छोटा सा बना रहा हूँ, ये अगर dy है, dy है मान लिया डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, dy, छोटा सा। इन दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस dy अगर है, तो एक चलो जी v2 माइनस v1, और कितने डिस्टेंस में, dy में, डिवाइडेड बाई dy। और v2 माइनस v1 क्या होगा, बहुत कम अंतर होगा इनमें, क्योंकि बिल्कुल पास लेयर है, इसलिए इसे dv भी कह देंगे, dv डिवाइडेड बाई dy। यानी कि dy डिस्टेंस में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, dv। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है, वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन दूरी के साथ।
तो आपकी श्यानता क्या हो गई, यानी कि विस्कोसिटी क्या हो गई, जो विस्कोसिटी इसका टाइटल है, विस्कोसिटी क्या हो गई, विस्कोसिटी क्या हो गई, ऐसी प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड की या गैस की जिसके कारण वो एडजेसेंट लेयर्स क्या करती हैं, अपना अपोज करती हैं एक दूसरे का मोशन का, रिलेटिव मोशन का अपोज करती हैं। तो अगर पानी को एक बार हमने बहा दिया कहीं, मतलब प्लेन फर्श था, प्लेन फर्श पे आप पानी डाल दीजिए और प्लेन फर्श पे पानी डाल के आपने बहा दिया, तो थोड़ी देर में पानी रुक जाएगा। प्लेन फर्श पे पानी डालेंगे तो पानी बिल्कुल वही का वही समतल रुक जाएगा। या किसी टब में पानी भर लीजिए तो पानी रुका रहेगा ना, स्टिल रहेगा। पानी चलता कब है, जब उस पर फोर्स लगाई जाती है। उस फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि लिक्विड की लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे के मोशन का विरोध करती हैं। इसलिए अब आप कहेंगे नदियों में पानी कैसे बहता है, नदियों में पानी इस तरह से बहता है कि नदी जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, हमेशा पहाड़ों पर से आती है, ऐसे नीचे 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 नीचे। ये कहाँ से निकलती है, पहाड़ों पर से निकलती है नदी, हमेशा पहाड़ों में से निकलती हैं नदियाँ ऐसे, और प्लेन्स की तरफ बहती हैं ऐसे, तभी तो सी लेवल तक पहुँचती है। सीधे सी लेवल की हाइट सबसे कम मानी जाती है, जो भी हाइट देखी जाती है सी लेवल से देखी जाती है। तो नदियाँ क्या होती हैं, इनमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होती है। ये ग्रेविटेशन पुल होता है ना नीचे की तरफ, ये जी, ये एम जी, अगर एम पार्टिकल है तो जी, अगर यहाँ लिक्विड का मॉलिक्यूल एम है तो इस पर एम जी फोर्स लगेगी। एम जी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसके मोशन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मान लिया लिक्विड का, दोबारा बनाते हैं, लिक्विड का मोशन क्या है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है लिक्विड, ये लिक्विड बह रहा है ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ही तो बह रहा है टेढ़ा टेढ़ा, ये जो हमने टेढ़ा टेढ़ा दिखाया। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक अब कोई सा भी एंगल थीटा मान लीजिए, अभी जरा फ्लाइट मोड पे लगा दूं इसे, तो कोई भी एंगल अगर थीटा मान लिया ये वाला, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ये देखो एम जी कॉस थीटा जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, नदी के बहने की दिशा में। यही एम जी कॉस थीटा रेस्पॉन्सिबल है नदी को बहने के लिए, क्योंकि नदी हाइट से बह रही है, ऊपर से नीचे टेढ़ी बह रही है। अगर ये ऐसी होती, मान लिया बिल्कुल सीधी होती, ऐसे होती, ऐसे पानी भरा होगा, अगर ऐसे पानी भरा होगा तो ये नहीं बहेगा, क्योंकि इस केस में जो एम जी होगा सीधा नीचे होगा और थोड़ी देर में रुक जाएगा पानी ना, अगर बहेगा भी तो। अगर आपने शुरू में फोर्स लगा दिया तो पानी रुक जाएगा, क्योंकि इसमें एम जी हो गया और इस डायरेक्शन में एम जी कॉस 90 हो जाएगा, जो कि 0 होता है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा 90, ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो आपको विस्कोसिटी पता लग गया। रिलेटिव लिक्विड की को अगर लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए खूब सारी, तो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं एक दूसरे के सापेक्ष जो उनका मोशन होता है उसका विरोध करती हैं। लिक्विड की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। और विस्कोसिटी हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि हमें कई चीज़ें विस्कोसिटी के फैक्टर देखने होते हैं। जैसे आपका ल्यूब्रिकेंट होता है जो उसमें डाला जाता है, कि ल्यूब्रिकेंट की विस्कोसिटी टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी कर रही है। तो सपोज जाड़ों में आपकी जो लुब्रिकेंट, इंजन ऑयल नहीं डाला जाता, लुब्रिकेंट है इंजन ऑयल डाला जाता है मशीन्स में, यानी कि आपकी मोटरसाइकिल में, कार में, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो रहा है तो उसमें भी उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा ना हो कि वो इंजन में फ्लो ना करे। इंजन के पार्ट्स में चिकनाई रखता है ना लिक्विड लुब्रिकेंट, तो उसकी विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो फ्लो होता रहे कम टेम्परेचर पे भी। और फिर इंजन गर्म हो जाता है चलते चलते, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पे भी उसकी विस्कोसिटी बरकरार रहनी चाहिए, उसका ल्यूब्रिकेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, उसकी चिकनाई जो होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एरोप्लेन या रॉकेट्स जो एयर में जाते हैं तो एयर का फ्रिक्शन लगता है उसमें, या सबमरीन्स जाती हैं, पनडुब्बियाँ जाती हैं जो पानी के अंदर, उनमें पानी क्या करता है, उसका विरोध करता है पनडुब्बी के जाने का। विस्कस सोर्स होती है पानी के बीच में, पानी की लेयर्स के बीच में,
वो उसके मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। तो विस्कोसिटी तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। मैंने आपको बता दिया लेयर्स का कैसा मोशन होता है। ऊपर जो लेयर होती है वो तेज चलती है, जो नीचे लेयर होती है वो धीमे चलती है। यहाँ लिखा भी है द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने बताया कि ये विस्कोसिटी हमने समझा दिया था। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे आते हैं। हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बेटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ से टाइटल है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझने के लिए पहले आपको मानना पड़ेगा, जैसे आपके लिक्विड की लेयर्स है। मान लिया एक लेयर सबसे ऊपर है, फिर बना रहा हूँ दूसरी लेयर, ये मैं लेयर्स बना रहा हूँ सपोज, फिर तीसरी लेयर बना दी मैंने, चौथी लेयर बना दी, ऐसे करके फिर पांचवी लेयर बना दी। इस तरह से लेयर्स बना रहा हूँ मैं लिक्विड की ना, ये मैंने डिफरेंट लेयर्स बना दी। अब क्या होगा, ये एक दूसरे का मोशन का विरोध कर रही है। अगर आपने एक बार फोर्स लगा के इसे मोशन दे दिया तो थोड़ी देर में लिक्विड क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के मोशन को क्या कर रही है, रोक रही हैं। तो ये नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के मोशन को क्या करती जाएगी, धीमा 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 करती जाएगी। तो फाइनली क्या कर देगी, उसे रोक देगी। तो ये क्या हो रही है, विस्कस फोर्स काम कर रही है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रही है हर चीज के बीच में। एक लेयर, जैसे फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, मतलब फिफ्थ ये है। तो आपके सपोज फिफ्थ और फोर्थ ले लेते हैं। तो फोर्थ लेयर क्या कर रही है, फिफ्थ वाली लेयर को रोकना चाह रही है, और फिफ्थ लेयर क्या कर रही है, फोर्थ वाली लेयर को चलाना चाह रही है। यानी इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रही हैं, और इस फोर्स के कारण क्या होगा, धीरे 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 इनकी वेलोसिटी फिफ्थ की कम होती जाएगी और फोर्थ की भी कम होती जाएगी, अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखी तो। और दोनों क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, रुक जाएगा। क्योंकि इनके बीच में क्या काम कर रहा है, विस्कस फोर्स काम कर रहा है। इनके बीच में क्या काम कर रहा है, विस्कस फोर्स काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसे ये पांचवी लेयर थी और ये सपोज चौथी लेयर थी लिक्विड की, ये सपोज तीसरी लेयर है। तो पांचवी लेयर क्या कर रही है, इधर फोर्स लगा रही है, और चौथी लेयर क्या कर रही है, इधर फोर्स लगा रही है। ठीक है। और तीसरी लेयर, चौथी लेयर इस पे इधर फोर्स लगा रही है तीसरी पे, और तीसरी चौथी पे इधर लगा रही है, इस तरह से लगा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका मोशन रुकता जाएगा और लिक्विड रुक जाएगा। अगर आपको लिक्विड का फ्लो कंटिन्यू रखना है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे आप जमीन पे चलते हैं तो आप कैसे चल पाते हैं, आपको लगातार फोर्स लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फोर्स लगा दी तो आप चलते ही रहेंगे। जैसे आप स्केट्स चलाते हैं, सपोज रोलर स्केट्स चलाते हैं, तो रोलर स्केट्स में एक बार आपने फोर्स लगा दी चलाने के लिए और रोलर स्केट्स चलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण क्या होंगे, रोलर स्केट रुक जाएंगे। अगर आपको कंटिन्यू मोशन रखना है रोलर स्केट्स का, साइकिल का, अगर कंटिन्यू मोशन रखना है तो आपको लगातार फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है उसके बराबर। इसी तरह से लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है उसके बराबर, उसके और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक ड्रैगिंग फोर्स लगानी पड़ेगी। ड्रैगिंग फोर्स माने खींचने वाली फोर्स। तो जो लिक्विड्स की डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसके बराबर और उल्टी फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसे ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं, एफ। ये जो फोर्स होती है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये ड्रैगिंग फोर्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी पे। वी क्या मानी थी, वी है रिलेटिव वेलोसिटी।
किस किस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी? बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, एडजेसेंट को ब्रीफ में लिख दिया मैंने, एडजेसेंट लेयर्स, ये वी है। तो जो ड्रैगिंग फोर्स है आपकी, ड्रैगिंग मीन्स जो विस्कस फोर्स है, क्योंकि हम विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट ड्रैगिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो ड्रैगिंग फोर्स कह दीजिए या विस्कस फोर्स कह दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि आपको क्या करना है, जो मोशन था ना लिक्विड का, वो उसी को कांस्टेंट बनाए रखना है कि उसी स्पीड से चलता रहेगा लिक्विड जिस स्पीड से चल रहा था। तो जैसे साइकिल है, साइकिल अगर आपको एक कांस्टेंट स्पीड से चलानी है तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? आपको ज़मीन और साइकिल के टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, घर्षण बल लग रहा है, उसके बराबर और विपरीत बल लगाना पड़ेगा लगातार। इसी तरह से हमने लिक्विड की लेयर में विपरीत और बराबर बल लगा दिया, वो ड्रैगिंग फोर्स, और वो फोर्स जो होती है किसके बराबर है? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के बराबर है। वो किस पे डिपेंड करती है? वी पे। वो वी के प्रोपोर्शनल होती है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी। और वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में होती है। विस्कस फोर्स जो होगी वो किसके डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव साइन ले लिया है। वो विस्कस फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करती है। जैसे आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? दोनों सरफेस के एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, यानी दोनों सरफेस का कितना एरिया एक दूसरे के संपर्क में है उस पर डिपेंड करता है। तो एफ ए के भी प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज पर एफ प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे लेयर दूर होती जाएंगी एक लेयर का दूसरी लेयर पर असर खत्म होता जाएगा। तो ये एफ जो है दोनों लेयर के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो और किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स क्या होती है? विस्कोसिटी की कम होती जाएगी, क्योंकि एक लेयर मान ली नीचे थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे थी 2, तो 1 और 2 के बीच में विस्कस फोर्स ज़्यादा होगी, 1 और 3 के बीच में कम होगी, 1 और 4 के बीच में और कम होगी, 1 और 5 के बीच में और कम होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस से बढ़ता जाएगा ये वाला, वैसे वैसे आपस में लेयर में विस्कस फोर्स क्या होगी? कम होती जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के विस्कस फोर्स। तो सर आपने लिख दिया एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो आपके पास 3 रिजल्ट थे। आपके पास थे एफ इज प्रोपोर्शनल टू -v, एफ इज प्रोपोर्शनल टू a, ये तीनों लिखे हुए हैं देखो, एफ इज प्रोपोर्शनल टू -v, एफ इज प्रोपोर्शनल टू a एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। जो ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स होगी वो दोनों लेयर के बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी, वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती होगी, दोनों के संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी। तो इन सब तीनों रिजल्ट को कंबाइन कर दिया, ये 3 रिजल्ट है, ये 3 रिजल्ट है, इन्हें कंबाइन कर दिया तो देखिए नीचे वाले इक्वेशन आ गई। 3 रिजल्ट कंबाइन करने पे ये आ गया, ये आ गया एफ प्रोपोर्शनल टू ए भी हो गया, एफ प्रोपोर्शनल टू बी भी हो गया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई भी हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको पता है, जब हटाना होता है, अनुक्रमानुपात हटाना होता है, तो आप एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमने भी अनुक्रमानुपात साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ईटा। ईटा को ऐसे बनाते हैं, एन का डंडी को लंबा कर देते हैं, ऐसे एन बनाते हैं और डंडी लंबा कर देते हैं, एन की डंडी लंबा कर देते हैं, ईटा ऐसे। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, एफ इज इक्वल टू ईटा ए v/y। यहाँ जो ईटा सिंबल यूज किया है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड की नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड गाढ़ा होगा उसकी विस्कस फोर्स उतनी ज़्यादा होती जाएगी। और भी चीज़ें हैं, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो
अगर दो, अब हमने इसमें क्या माना है, हमने इनकी रिलेटिव वेलोसिटी v मानी है लेयर्स की, और उनके बीच में डिस्टेंस y माना है। रिलेटिव वेलोसिटी v और डिस्टेंस y, एक लेयर ऐसे थी, एक लेयर ऐसे थी, ये सपोज 1 लेयर है, ये सपोज 2 लेयर है, इनके बीच में डिस्टेंस हमने कितना मान लिया y, और रिलेटिव वेलोसिटी v मान ली। अगर ये लेयर्स बहुत पास पास हैं, बिल्कुल पास पास हैं, तो इनका डिस्टेंस कितना मान लेंगे। मान लेयर्स बिल्कुल ऐसे पास में है, इससे मतलब दूर तो दिखानी पड़ेगी ना, दो लेयर्स दिखाने, तो इनका डिस्टेंस अगर पास पास है तो डिस्टेंस dy मान लीजिए, और जब वो पास पास होंगी तो उनके वेलोसिटी का डिफरेंस भी बहुत कम होगा, और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या मान लीजिए, dv मान लीजिए। यानी उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, dv, यानी v2 माइनस v1 विल बी dv। अभी मैंने शुरू में आपको करके भी दिखाया था। तो v की जगह पे dv आ जाएगा, और y जो डिस्टेंस था दो लेयर में वो dy आ जाएगा। किस केस में, व्हेन दी टू लेयर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तब उनकी वेलोसिटी में भी बहुत कम डिफरेंस होगा। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 क्या होगी, बहुत, v2 और v1 लगभग लगभग इक्वल होंगी, तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा dv, और उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत कम, उसे हम dy दिखा सकते हैं। तब आप ऐसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऐसे देंगे, dv बाई dy। यही मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है, dv बाई dy, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड लेयर्स। के लिक्विड लेयर्स जो होंगी उनके बीच के डिस्टेंस के हिसाब से उनकी वेलोसिटी में क्या क्या किस तरह से परिवर्तन आएगा, उसका रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस के हिसाब से, उनका वेग परिवर्तन की दर दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये फार्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू दिस, पूरा फार्मूला आ गया। इससे ईटा आप डिफाइन कर सकते हैं, ईटा, ईटा कैसे डिफाइन करेंगे, ईटा डिफाइन कर सकते हैं व्हेन, ऐसा भी तरीका होता है ईटा डिफाइन करने का, व्हेन एफ इज 1, ए इज 1 और dv बाई dy इज 1, या व्हेन, सॉरी मैं गलत बता गया थोड़ा सा बेटा, व्हेन a इज 1 यूनिट और dv बाई dy इज 1 यूनिट, when these two quantities are 1 unit, then eta will be equal to f, then eta will be numerically equal to f। a था area of contact, तो when area of contact is 1 unit and the velocity gradient is 1 unit, then the coefficient of viscosity is numerically equal to the force applied, या viscous force, then numerically will be equal to the viscous force। अब आते हैं इसकी यूनिट्स पे। तो विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस होती है, पॉइस, पॉइस ये होती है CGS सिस्टम में, CGS, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और इसकी यूनिट होती है डेका पॉइस। ये देखो डेका पॉइस है, ये होती है SI यूनिट्स में, या आप MKS समझ लीजिए, SI, इस यहाँ पे MKS लिया जा सकता है ऐसे ना, मीटर किलोग्राम और सेकंड, MKS सिस्टम। और पॉइस किस में थी, CGS में। इसका भी एक कारण है डेका का, पॉइस के आगे डेका क्यों लगा दिया, जबकि SI यूनिट्स में कोई दूसरा नाम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पॉइस को यूज़ कर लिया और डेका पॉइस कर दिया। तो इसे भी देखते हैं क्यों किया है। तो अगर आप ईटा देखें इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला था ऊपर वाला, अभी दिखाते हैं फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था इससे ईटा क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा F डिवाइडेड बाई A dy dv, यानी ये आ गया। मैंने लिखा था अभी F dy A dv। आपको पता है कि CGS सिस्टम में F की यूनिट डाइन होती है,
डी वाई डिस्टेंस हो गया तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी। ये नीचे लिखा भी है, नीचे बढ़ा देते हैं ना थोड़ा सा। ये देखो एफ की यूनिट क्या हो गई डाइन, वाई की यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर, ए है एरिया, एरिया की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और वाई डिस्टेंस सेकेंड इसकी होगी सॉरी वी, वी है वेलोसिटी और वी की होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड सी जी सिस्टम में। तो जब ये रख लेंगे तो ये वाली यूनिट आ गई पॉइस, पॉइस ऐसे डिफाइन की जाएगी। तो अगर देख कहेंगे तो डाइन ऊपर आ गया, डाइन ऊपर आ गया, नीचे सेंटीमीटर बच गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर डाइन सेकंड आ गया, सेकंड ऊपर पहुंच गया। तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह की यूनिट आ गई, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एसआई यूनिट्स में। तो अगर एसआई यूनिट में ईटा देखें यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो एफ की यूनिट क्या होगी एफ, एफ यानी फोर्स, एफ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, वाई मीटर में आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, और वी आएगा मीटर पर सेकंड में। और न्यूटन आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइंस होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइंस, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर होगा यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड यानी कि 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी डाइन पर सेंटीमीटर को, तो क्या आ गया लास्ट में आ गया डेकापोइज, किसकी यूनिट थी एम के एस सिस्टम की, एम के एस में शुरू किया हमने और उसकी सी जी एस की वैल्यूज़ रख दी। हमें देखना चाह रहे हैं कि डेका मतलब एम के एस यूनिट में यानी कि एस आई यूनिट्स में और सी जी एस यूनिट्स में क्या रिलेशन है। तो ये देखो 10 डाइन सेंटीमीटर ये आ गया, और ये पॉइस था तो 10 पॉइस आ गया। तो इसका मतलब 1 डेका पॉइस यानी 1 इसकी 1 एसआई यूनिट इज इक्वल टू 10 टाइम्स सी जी एस यूनिट, 10 टाइम्स सी जी एस यूनिट से आ गई, क्योंकि 10 टाइम्स आ गई सी जी एस यूनिट के, इसलिए सी जी एस यूनिट थी पॉइस, तो इसलिए एस आई यूनिट को क्या कह दिया डेका कह दिया। डेका मीन्स 10 पॉइस। डायमेंशंस भी बहुत ईजी है निकालना। एफ होता है एम ए, एफ का डायमेंशन होता है एम ए, एम होता है एम ए मीन्स एम और ए मीन्स एक्सेलरेशन LT-2 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी MLT-2 ये आ गया, और वाई एल होता है इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया होता है एल स्क्वायर, और वी होता है LT-1। ये सब रख लोगे सॉल्व करोगे तो M1 L-1 T-1 इसकी डायमेंशंस आ जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये बहुत आसान है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा वो फ्लो होता है जिसमें कि क्या, जिस फिगर बना रखिए, ये फ्लो हो रहा है लिक्विड का, ये लिक्विड का फ्लो दिखा रखा है, लिक्विड ऐसे ऐसे बह रहा है। देखो बीच में मैं फिगर में ही चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डॉट डॉट लगा रहा हूँ ना, डैश डैश लगा रहा हूँ। ये लिक्विड बह रहा है इसमें, सपोज लिक्विड ऐसे ऐसे बह रहा है, लिक्विड बह रहा है। तो इस बहने वाले लिक्विड में अगर P कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट P था, मैंने गोला से गायब कर दिया P पॉइंट को, उस P पॉइंट से कोई पार्टिकल अगर V1 स्पीड से निकल रहा है और कोई दूसरा पार्टिकल भी P1 पे पहुंच जाता है किसी तरह से, तो वो भी P पर V1 स्पीड से ही निकलेगा। तो किसकी डेफिनेशन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की। अगर कोई पार्टिकल इस लिक्विड में P पॉइंट पे V1 स्पीड से निकल रहा है और जो पीछे से पार्टिकल्स आ रहे हैं वो भी जितने भी P पे आ रहे हैं वो भी सब V1 स्पीड से ही निकल रहे हैं। एक चीज़ तो ये, वो भी सब कैसे निकल रहे हैं P पॉइंट पे V1 स्पीड से।
एक पार्टिकल पी पे पहुंचा और वो v1 स्पीड से निकला, फिर वो क्यू पे पहुंचा, क्यू पे पहुंच के उसकी स्पीड v2 हो गई थी, फिर वो आर पे पहुंचा, आर पे पहुंच के उसकी स्पीड v3 हो गई थी। सपोज एक पार्टिकल आया यहाँ पर, तो जितने भी पार्टिकल पी पे आएंगे उन सब की पी पर स्पीड v1 अगर है और वो सारे पार्टिकल क्यू से ही निकलना है, अगर एक बार एक पार्टिकल पी से निकल गया और पी क्यू आर तक होता हुआ निकला है वो, तो जितने भी पार्टिकल पी पे पहुंचेंगे वो सब क्यू आर से होते हुए निकलेंगे और विद द सेम स्पीड v2 एंड v3। अगर ऐसा हो रहा है तब जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और ऐसा अगर नहीं हो रहा है कि एक पार्टिकल पी पर आया v1 स्पीड से और दूसरा पार्टिकल पी पे पहुंचा v2 स्पीड से, तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। या एक पार्टिकल p1 पे पहुंच गया v1 स्पीड से और वो क्यू आर से होता हुआ निकल गया, दूसरा पार्टिकल पी पे पहुंचा v1 स्पीड से ही, लेकिन वो क्यू आर से होकर नहीं निकला, वो दूसरे रास्ते से निकल गया थोड़ा सा, तब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा। यानी एक पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर ले और जिस स्पीड से जिस पॉइंट से निकले, अगर सारे पार्टिकल उसी पॉइंट से निकलने वाले सारे पार्टिकल अगर उन्हीं सब पॉइंट से निकलते हैं और सेम स्पीड से निकलते हैं, तब वो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। एक तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक होता है स्ट्रीमलाइन। इसमें अंतर है, एक होता है स्ट्रीम लाइंड या लाइन कह दो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक तो था स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये तो लिक्विड का बहना है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड बह रहा है। और एक होता है केवल स्ट्रीमलाइन वर्ड, एक में फ्लो जुड़ा हुआ है, एक में केवल फ्लो नहीं जुड़ा हुआ। स्ट्रीमलाइन माने पाथ। किस लिक्विड का पाथ? उस लिक्विड का पाथ जिसमें एक पॉइंट से निकलने वाले सभी मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड से निकलते हैं, तथा उस पॉइंट से एक मॉलिक्यूल जिन जिन पॉइंट से होता निकलता है, उस पॉइंट के बाद सारे उस पॉइंट से निकलने वाले सारे मॉलिक्यूल्स उन्हीं पॉइंट से निकलते हैं, तो उन सब का पाथ जो कहलाता है स्ट्रीमलाइन कहलाता है। तो स्ट्रीमलाइन एक पाथ है और स्ट्रीमलाइंड फ्लो है। लेकिन ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ये इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। एक पर्टिकुलर लिक्विड की वेलोसिटी के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहता है, उससे ऊपर जो वेलोसिटी हो जाए अगर लिक्विड की हो जाए, तो उसका स्ट्रीमलाइन मोशन खत्म हो जाता है। तो वो स्पीड या वो वेलोसिटी जिसके ऊपर जिससे ज़्यादा वेलोसिटी या जिसके बराबर वेलोसिटी होने पर लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहता, कौन सा हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो नहीं होता तो क्या कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। यहाँ ऊपर लिखा भी है, देखो, स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो एक निश्चित वेलोसिटी, द्रव की एक निश्चित वेलोसिटी तक ही उसका पाथ स्ट्रीमलाइन बना रह सकता है। उससे ऊपर, उस स्पीड के बराबर या उस स्पीड से ऊपर की वेलोसिटी एक्वायर करने पर उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो खत्म हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन मोशन खत्म हो जाएगा। उस स्पीड को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो लिक्विड की वो वेलोसिटी जिस पर उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो खत्म हो जाए, वो जिग-जैग मोशन करने लगे, उसके मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक ही पॉइंट से निकलने वाले मॉलिक्यूल अलग अलग जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड में निकल रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा? टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। और वो लिक्विड की एक निश्चित वेलोसिटी तक ही स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है, उस वेलोसिटी से ऊपर टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, और उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वर्ड ही तभी आता है, क्रांतिक वेग, जैसे कहते हैं क्रांतिक ताप। जैसे लिक्विड की सरफेस टेंशन खत्म हो जाए किसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो रही है? कम हो रही है। बढ़ाते आ रहे हैं टेम्परेचर, सरफेस टेंशन कम होती जाती है, एक टेम्परेचर पे आकर लिक्विड की सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है।
उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये मैंने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको। तो क्रिटिकल मान क्रांतिक, क्रांतिक वेग, क्रांतिक ताप, इस तरह से। ये टर्बुलेंट फ्लो दिखा रखा है लिक्विड का, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखा रखा है, एक टर्बुलेंट फ्लो दिखा रखा है। ये हालांकि फिगर ज़्यादा अच्छी नहीं, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है पहला वाला, ये टर्बुलेंट फ्लो है। मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, कोई 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं मॉलिक्यूल, देखो क्रॉस कर रही है ना लाइंस, लेकिन अलग अलग जा रहे हैं जिग-जैग मोशन में ऐसे। ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। और अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे ही जाए, सपोज एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये पहला मॉलिक्यूल ऐसे गया, दूसरा भी ऐसे जा रहा है, जो इस पॉइंट से आ रहे हैं इसे ऐसे जा रहे हैं, जो इस पॉइंट से आ रहे हैं सब ऐसे जा रहे हैं, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो को हमेशा सीधा सीधा बनाते हैं, क्योंकि फिगर में दिखाना उससे पॉसिबल नहीं है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को बिल्कुल सीधा सीधा दिखाते हैं। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऐसे। और टर्बुलेंट फ्लो को कैसे दिखाते हैं, जिग-जैग दिखाते हैं मोशन, कि ये क्या हो गया, ये टर्बुलेंट फ्लो मॉलिक्यूल्स का ना, ये मॉलिक्यूल्स का टर्बुलेंट फ्लो है, ये मॉलिक्यूल्स का टर्बुलेंट फ्लो ऐसे आ गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे आ गया, मतलब अनप्रेडिक्टेबल ऐसे, किस भी तरफ को ऐसे ना, ये टर्बुलेंट फ्लो इस तरह का, ये टर्बुलेंट फ्लो है। तो रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी पता है ना, वो लिक्विड की वो वेलोसिटी जिस पे कि क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो ख़त्म हो जाए और उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाए, तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। तो उसने कहा था क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ईटा पे। ईटा माने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांता गुणांक। रो पे, रो माने डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डी पे, कैपिटल डी पे, कैपिटल डी था जिस ट्यूब में ये बह रहा है लिक्विड, उसकी डायमीटर। तो क्या हुआ, क्रिटिकल वेलोसिटी, कहीं लिखा ये क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज proportional to coefficient of viscosity eta is inversely proportional to the density of the liquid is inversely proportional to the diameter of the tube in which the liquid is flowing। तो Vc जो था, Vc was proportional to eta, Vc was inversely proportional to 1 upon rho, Vc was inversely proportional to 1 upon d। ऐसे इन सबको कंबाइन कर दिया गया और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, के, स्मॉल के। इस स्मॉल के को रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। ये नैरो ट्यूब्स के लिए ये लगभग 2000 होता है क्रिटिकल वेलोसिटी के। तो अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड की जितनी कम होगी, देखो उतनी जल्दी उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। मान लें किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी है सपोज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, किसी की है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, किसी की है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो पहला वाला लिक्विड था जिसकी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसकी वेलोसिटी जैसे ही 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर निकलेगी वैसे उसका मोशन का हो जाएगा टर्बुलेंट। लेकिन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड जिस लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा हो जाएगी तब भी उसका मोशन स्ट्रीमलाइन बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक उसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो जाती। ऐसे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड वाले क्रिटिकल वेलोसिटी का स्ट्रीमलाइन फ्लो कब तक बना रहेगा, जब तक कि उसकी स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो जाती। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही देर तक स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहेगा, उतनी ही तो लिक्विड उतना ही उसका फ्लो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा कैसे होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा तब होगी जब ईटा ज़्यादा हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा हो। क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा कब होगी, जब रो कम हो, यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो, कम हो। क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा कब होगी, जब डी कम हो, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मान है, यानी ट्यूब की डायमीटर क्या हो, कम हो।
और क्रिटिकल वेलोसिटी कम कब होगी, उसका उल्टा हो जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी कम कब हो तब होगी जब विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो, डेंसिटी ज़्यादा हो और डायमीटर क्या हो, ज़्यादा हो। इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा इट शोज दैट नैरो ट्यूब्स, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स टेंड टू प्रमोट स्ट्रीमलाइन मोशन। यानी उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन रहेगा उतनी देर तक वो। वेयर इज द ट्यूब्स ऑफ वाइड बोर्स, यानी डी ज़्यादा हो गया, हाई डेंसिटी यानी रो ज़्यादा हो गया, एंड लो विस्कोसिटी यानी ईटा कम हो गया, प्रमोट्स टर्बुलेंट मोशन। तो क्योंकि वी जब ये सब सारे फैक्टर हो जाएंगे तो वी सी क्या हो जाएगा, कम, तो कम वेलोसिटी पे टर्बुलेंट हो जाएगा वो, तो टर्बुलेंट मोशन के फेवर में है। और जनरली लिक्विड्स के केस में जब आपका रेनॉल्ड नंबर जो होता है के 3000 से ऊपर हो जाता है तो फ्लो नेसेसरली टर्बुलेंट हो जाता है लिक्विड्स में। तो ये सब था आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको समझा दिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझा दिया गया, और विस्कस फोर्स समझा दी गई, उनके यूनिट्स डायमेंशन समझा दिए गए, और रेनॉल्ड नंबर समझा दिए गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।